हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अतुल सिंह फ्रॉम मिंट डेंटल लखनऊ। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, इज डेंटल इम्प्लांट प्रोसीजर सेफ? क्या डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट करवाना एक सेफ प्रोसीजर है कि नहीं? दोस्तों, डेंटल ट्रीटमेंट आज एक बहुत ही कॉमन ट्रीटमेंट ऑप्शन बन चुका है जिसका सक्सेस रेट 95% से भी ऊपर है। लेकिन किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर की तरह इसके भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कुछ रिस्क एसोसिएटेड हैं, लाइक एनी अदर सर्जिकल ट्रीटमेंट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कौन कौन से सर्जिकल रिस्क हो सकते हैं या अदर टाइप्स ऑफ रिस्क हो सकते हैं जो आपको पता रहना चाहिए, जिससे आप अपने डेंटिस्ट से खुल के बात कर सकें और डेंटिस्ट की बातें और इजीली समझ सकें। इससे पहले कि हम रिस्क और कॉम्प्लिकेशन की बात करें, सेफ्टी की बात करें, जो सबसे पहली चीज आप कर सकते हैं अपने इम्प्लांट की लाइफ बढ़ाने के लिए, वो है अच्छी डेंटल क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल क्लिनिक को चूज करिए और स्पेशलाइज्ड डेंटिस्ट को चूज करिए जो कि वो प्रोसीजर रेगुलरली कर रहे हो, क्योंकि डेंटल इम्प्लांट एक एवर चेंजिंग फील्ड है। इसमें हर साल नए प्रोसीजर्स आ रहे हैं, नए मटेरियल्स आ रहे हैं, नई इम्प्लांट डिजाइन आ रही हैं, जिसको डेंटिस्ट को अपग्रेड करना पड़ता है। अपनी टेक्निक पे, अपनी फिलॉसफी पे, अपने मटेरियल्स पे काम करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं हर क्लिनिक ये नहीं कर पाती है, हर डेंटिस्ट ये नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें काफी स्टडी, काफी कोर्सेस, काफी वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ती हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपने एक अच्छी क्लिनिक, अच्छा डेंटिस्ट चूज किया है अपने डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो ऐसे फैक्टर जो कि डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट के सक्सेस रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो सबसे पहला और कॉमन फैक्टर होता है पेशेंट फैक्टर। पेशेंट फैक्टर का मतलब पेशेंट से रिलेटेड क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि डेंटल इम्प्लांट के सक्सेस रेट को इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसा हेल्थ ऑफ द पेशेंट। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनकी डायबिटीज है और वो अनकंट्रोल्ड है। दोस्तों, हम लोग कंट्रोल डायबिटीज की बात नहीं कर रहे हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की बात कर रहे हैं, यानी वो अपने डायबिटीज की सही से केयर नहीं कर रहे हैं। हाइपरटेंशन है तो वो मेडिकेशन या तो सही से कर नहीं पा रहे हैं या उसको सही से कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं। और भी बहुत सी मेडिकल कंडीशंस होती हैं, स्पेशली जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो पेशेंट की हीलिंग कैपेसिटी, पेशेंट का इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं रहता। ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालता है डेंटल इम्प्लांट के सक्सेस को लेकर। तो अगर आप में मल्टीपल इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर, कोई बोन डिजीज लाइक ऑस्टियोपोरोसिस, बहुत कॉमन इशू है, ये भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालता है। बोन की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू डेंटल इम्प्लांट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा। तो अगर आपको भी ये सब मेडिकल इश्यूज हैं तो अपने डेंटिस्ट के साथ उसको शेयर करिए और उनसे पूछिए कि ये कैसे इन्फ्लुएंस डालेगा आपके केस में। जो सेकंड पेशेंट रिलेटेड फैक्टर है वो है हैबिट्स का। स्मोकिंग, पान मसाला, गुटखा, च्यूइंग और भी दूसरे हैबिट्स जो कि इम्प्लांट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, स्मोकिंग हीलिंग को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, हमारी बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी को कम करता है, डायरेक्टली बोन को हैम्पर करता है, टिश्यूज को हैम्पर करता है और हमारा सक्सेस रेट स्मोकर्स के केसेस में उतना नहीं हो पाता जितना कि एक हेल्दी पर्सन में होता है। दूसरा कॉमन हैबिट जो हमें इंडियन पॉपुलेशन में ज्यादा दिखाई पड़ती है वो है पान मसाला, गुटखा, सुपारी। ये दोनों हैबिट्स बहुत ही हैवी च्यूइंग प्रेशर लगाती हैं, हमारे दांतों को खराब करती हैं, चाहे वो नेचुरल टीथ हो चाहे डेंटल इम्प्लांट के ऊपर लगा हुआ आपका कैप। ये चूंकि इतने सीवियर प्रेशर, इतने सीवियर फोर्सेस लगाता है आपके दांतों पे कि आपकी बोन, आपकी इम्प्लांट उसको बियर नहीं कर पाते बहुत से केसेस, और डेंटल इम्प्लांट फेलियर का कारण बनते हैं, जिसकी वजह से सक्सेस रेट पान मसाले, गुटखा च्यूअर्स में, स्मोकर्स में कम मिलता है। तीसरा पेशेंट रिलेटेड फैक्टर है मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन और फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन गिवन बाय डेंटिस्ट। बहुत से लोग इंस्ट्रक्शन देने के बाद भी ओरल हाइजीन उतनी अच्छी फॉलो नहीं करते हैं। वो दिन में 2 बार ब्रश नहीं करते हैं या करते भी हैं तो कहीं ना कहीं उनकी हाइजीन उतनी अच्छी नहीं हो पाती जितना हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। दूसरा, पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो इम्प्लांट लगाने के बाद डेंटिस्ट ने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको फॉलो ना करना। बहुत से पेशेंट हैं जिनको साल में 2 बार डेंटिस्ट को विजिट करने के लिए इंस्ट्रक्शन मिले होते हैं, लेकिन वो फॉर सम
जेन्युइन रीजन एंड फॉर नॉट सो जेन्युइन रीजन वो विजिट नहीं कर पाते, टाइम नहीं निकाल पाते अपने विजिट्स के लिए। तो दोस्तों, अगर कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है डेंटल इम्प्लांट के साथ, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके फॉलो अप विजिट में ही पता चल पाएगी। अगर आप फॉलो अप विजिट पे नहीं आ पाते हैं या टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो वो छोटी सी प्रॉब्लम आगे चल के बड़ी हो सकती है और डेंटल इम्प्लांट फेलियर का एक रीजन बन सकती है। और ये बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है कि पेशेंट फॉलो अप विजिट्स को लाइटली लेते हैं, फॉलो अप इंस्ट्रक्शंस को कहीं ना कहीं थोड़ा लाइटली लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है अब सर्जरी तो ओवर हो गई है, दांत भी लग गया है, अब सब कुछ बढ़िया चलेगा। वो ये भूल जाते हैं कि जैसे उनका दांत खराब हुआ था, वैसे नेग्लिजेंस की वजह से या लैक ऑफ केयर की वजह से इम्प्लांट भी फेल हो सकता है। तो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स के बाद हम लोग बात करते हैं सर्जरी रिलेटेड फैक्टर, जो कि डेंटल इम्प्लांट को थोड़ा रिस्की बना सकते हैं या कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है। तो पहला जो रिस्क है वो है नर्व डैमेज का। स्पेशली अगर आप लोअर जॉ में पीछे की तरफ मोलस रीजन में इम्प्लांट लगवा रहे हैं, तो वहां पे एक नर्व गुजरती है जिसके पास ही इम्प्लांट लगाना होता है। तो कभी कभी बोन की थिकनेस, बोन की लेंथ उतनी हमें नहीं मिल पाती और हमें मजबूरी में आपके इम्प्लांट को नर्व के पास लगाना होता है। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। तो जैसे जैसे आपकी पोजीशन इम्प्लांट की नर्व के पास होती जाएगी, वैसे वैसे आपको कॉम्प्लिकेशन का रिस्क फेस करना पड़ सकता है। तो आप अपने डेंटिस्ट से बात करिए, कहीं आप में इनसफिशिएंट बोन तो नहीं है जिसकी वजह से आपके इम्प्लांट को नर्व के बहुत पास लगाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, जितनी इम्प्लांट नर्व के पास लगेगा, उतना उसको नर्व को इंटरफियर करने का रिस्क बढ़ता जाएगा। तो ऐसे केसेस में कभी कभी हमें दूसरे ऑप्शन पेशेंट को प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं, जैसे कि ब्रिज। जो दूसरा डेंटल इम्प्लांट रिलेटेड रिस्क फैक्टर हो सकता है वो है साइनस लिफ्ट कॉम्प्लिकेशन। दिस मीन्स जो अपर जॉ में जब हम मोलर एरिया में सर्जरी करते हैं, वहां पे हमें कई बार साइनस एरिया में इम्प्लांट को लगाना पड़ता है, साइनस एरिया को यूटिलाइज करना पड़ता है। तो वहां पे हम लोग प्रोसीजर करते हैं जिसका नाम है साइनस लिफ्ट सर्जरी, जो अपने आप में कहीं ना कहीं एक रिस्क ऐड कर देती है। वो रिस्क क्या होता है? जो साइनस मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग उठाते हैं, वहां पे बोन ग्राफ्ट लगाते हैं और इम्प्लांट प्लेस कर देते हैं। तो साइनस मेम्ब्रेन उठाते समय कभी कभी वो मेम्ब्रेन टियर हो सकती है और ये एक सर्जिकल रिस्क एड अप हो जाता है। यूजुअली छोटे मोटे टीयर्स कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, बट ओवरऑल ये एक रिस्क फैक्टर को इनहेंस कर देता है। इसीलिए जब भी ऊपर वाली सर्जरी, ऊपर वाले दांतों की हम लोग सर्जरी करते हैं, स्पेशली मोलर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, वहां पे अपने डेंटिस्ट से बात करिए कि आप में भी साइनस लिफ्ट सर्जरी हो रही है क्या और वो कितना रिस्क आपके केस में ऐड कर रही है। जो थर्ड सर्जिकल फैक्टर हो सकता है जो कि डेंटल इम्प्लांट को रिस्की बनाता है, वो है इनसफिशिएंट बोन। दोस्तों, जब भी हम दांत निकलवाते हैं तो बोन को लगता है कि अब बोन की रिक्वायरमेंट उस जगह पे नहीं है क्योंकि दांत निकल गया है, और बॉडी धीरे धीरे वहां से बोन हटाता रहता है। कुछ सालों बाद आप नोटिस करते होंगे कि आपने जहां दांत निकलवाया है वहां की हड्डी पतली हो गई है, उसकी विड्थ कम हो गई है, उसकी लेंथ कम हो गई है। उसका रीजन यही है क्योंकि बोन को मेंटेन करना बॉडी के लिए बहुत कॉस्टली होता है और बॉडी को लगता है कि अब वहां पे चूंकि टूथ नहीं है, इसलिए बोन की थिकनेस और लेंथ को मेंटेन करने का कोई फायदा नहीं है। इसी वजह से जब आप बहुत सालों बाद इम्प्लांट लगवाते हैं तो आपके डेंटिस्ट भी आपको बताते होंगे बोन की थिकनेस थोड़ी कम है या लेंथ थोड़ी कम है और एक एडिशनल प्रोसीजर करना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं बोन ग्राफ्टिंग। दैट मीन्स हमें कोई और एक एडिशनल प्रोसीजर करना पड़ा, जो कि कहीं ना कहीं अगर हमारे पास बोन सफिशिएंट होती, उसकी लेंथ सफिशिएंट होती, विड्थ सफिशिएंट होती तो नहीं करना पड़ता। और चूंकि एक प्रोसीजर ऐड हो जाता है तो इसका भी एक रिस्क फैक्टर ऐड अप हो जाता है क्योंकि हर बार बोन ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तो कोशिश करें कि जब भी आप दांत निकलवाएं वहीं के वहीं इम्प्लांट भी लगवाने के लिए प्लान कर लें। अपने डेंटिस्ट से बात करें कि उसी टाइम दांत निकलवाते ही इम्प्लांट लग सकता है कि नहीं। और जब भी हम लोग दांत निकाल के तुरंत इम्प्लांट अगर लगाएं तो इससे सक्सेस रेट भी बढ़ जाता है, हमें बोन की फिट सफिशिएंट मिल जाती है, बोन की लेंथ सफिशिएंट मिल जाती है। यही वजह है कि हम लोग की फर्स्ट चॉइस इम्प्लांट प्लेसमेंट की दांत निकालते टाइम ही होती है, यानी दांत को जब निकाला तभी तुरंत का तुरंत इम्प्लांट प्लेस कर दिया। लेकिन इसके लिए इम्प्लांट की प्लानिंग बहुत जरूरी है। आप और आपके डेंटिस्ट दोनों को प्लान करना होता है पहले से ही कि दांत निकलवाते ही हमें इम्प्लांट लगवाना है। तो दोस्तों, ये तो कुछ फैक्टर्स जो कि डेंटल इम्प्लांट सर्जरी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इनके बारे में आप अपने डेंटिस्ट से बात करें, उनके साथ डिस्कस करें कि आप पे कौन कौन से फैक्टर्स अप्लाई होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि सारे फैक्टर्स हर पेशेंट पे अप्लाई करें। कोई फैक्टर किसी पेशेंट में अप्लाई होता है और दूसरा फैक्टर दूसरे पेशेंट में अप्लाई होता है। तो जब इन सब सिचुएशन के बारे में हमें पता होता है तो हम पहले से प्रिपेयर्ड रह सकते हैं। हम मेंटली माइंड अपना मेकअप कर सकते हैं ताकि बाद में हमें कोई सरप्राइजेस ना मिले और हमें डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट में वही सक्सेस रेट मिल पाए जैसा हमें लिटरेचर में मिलता है, दैट इज मोर देन 90% एंड अराउंड 95%। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियोस देखने हैं डेंटल इम्प्लांट से रिलेटेड, ओरल हेल्थ से रिलेटेड, तो आप हमारा चैनल फॉलो कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। टिल देन, दिस इज डॉक्टर अतुल सिंह फ्रॉम मिन डेंटल। बाय बाय एंड टेक केयर।